Good morning, everyone. I am Dr. Rashmi Trivedi, Associate Professor in Mechanical Engineering Department at SISTEC Gandhinagar, Bhopal. In this lecture, we are going to discuss about cone clutch, and we will also solve numerical problems. In this diagram, you can see this is the diagram of cone clutch. In cone clutch, there are two cones. This green and blue are the cones. This green section showing the female cone and this blue section is showing the male cone. This brown color is the friction lining material. In male cone, this is outside of the cone, and in green cone or female cone, it is in the inside of the cone. 2. This is the shaft. This is a spring. This is clutch control, and this is showing the direction of rotation. So this is the arrangement of cone clutch. Now, in cone clutch, there are two cones, or we can say that there are two conical surface. इस diagram में देखिए clear है. This gray and this green section are showing the cone clutch. This is male cone and this green section is showing the female cone. The cone clutch transfer a higher torque than plate or disc clutch of the same size. Why? आपका जो कोन क्लच होता है वो सिंगल प्लेट क्लच और मल्टी प्लेट क्लच के रिस्पेक्ट में ज्यादा टॉर्क ट्रांसमिट करता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे देखिए जो फ्रिक्शन सरफेस होती है हमारी वो वेज शेप की दिख रही है आपको. यहाँ पे देखिए फ्रिक्शन कहाँ कहाँ है. ये मेल कोन के इस वाले सरफेस पे है और फीमेल कोन के इस सरफेस पे है. मतलब जो आपका फ्रिक्शन लाइनिंग मटेरियल की सरफेस है वो वेज शेप की है. तो वेजिंग एक्शन की वजह से यहाँ पे हमारा जो टॉर्क होगा कोन क्लच में वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा, बिकॉज यहाँ पे हमारा सरफेस एरिया ज्यादा है, इसलिए कोन क्लच में टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होता है. इसको हम इनर कोन भी कहते हैं, अंदर वाले कोन को, और बाहर वाले को आउटर कोन कह सकते हैं. ड्राइविंग शाफ्ट जो इंजन शाफ्ट से कनेक्टेड होता है उसको हम ड्राइविंग शाफ्ट कहते हैं, और जो हमारा गियर बॉक्स और ट्रांसमिशन से कनेक्टेड होता है उसको हम ड्रिवन शाफ्ट बोलते हैं. दीज आर द स्प्रिंग्स और एक्चुएटिंग स्प्रिंग्स हम जिसे कहते हैं, जो हमारे एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स लगाती है कोन पे. दिस इज कॉन्टेक्ट लीवर एंड दिस ब्लैक सेक्शन इज शोइंग द फ्रिक्शन लाइनिंग. आउटर कोन देखिए क्या है. आउटर कोन इज ऑल्सो नोन एज ए फीमेल कोन. मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो आउटर कोन है, जो फर्स्ट डायग्राम में आपका एक ग्रीन कोन था, दिस इज द फीमेल कोन विच इज कनेक्टेड टू द फ्लाईव्हील or the driving shaft of the engine. This part of the clutch is always in rotating condition with the engine shaft, क्योंकि इंजन शाफ्ट आपकी कंटिन्यूअसली रोटेट होती है और इंजन शाफ्ट से आपकी फ्लाईव्हील कनेक्टेड होती है और फ्लाईव्हील से आपका फीमेल कोन कनेक्टेड होता है. तो inner part of the outer cone is lined with the friction lining which makes frictional contact with the inner cone and allowed to rotate driven shaft at the same speed of the driving shaft. What does it mean? इट मीन्स ये जो आपका आउटर कोन है जिसको हम फीमेल कोन कहते हैं, फीमेल कोन के इनर सेक्शन पे फ्रिक्शन लाइनिंग मटेरियल होती है. मैंने आपको पहले भी बताया है कि फीमेल कोन के इनर सेक्शन में और मेल कोन के आउटर सेक्शन में फ्रिक्शन लाइनिंग मटेरियल्स होती है. तो जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो क्योंकि ये हमारा जो आउटर कोन है, दैट आउटर कोन इज कनेक्टेड टू द फ्लाईव्हील एंड फ्लाईव्हील कनेक्टेड टू द ड्राइविंग शाफ्ट, तो वो कंटिन्यूअसली रोटेट होता है. तो जैसे ये इनर कोन के कांटेक्ट में आएगा तो इसको भी रोटेट करेगा और हमारी ड्राइविंग शाफ्ट जो होगी वो ड्रिवन शाफ्ट से कनेक्टेड हो जाएगी, तो वो उसको भी सेम स्पीड से रोटेट करेगी. तो ये हो गया हमारा आउटर कोन का मेन वर्क. इनर कोन क्या करता है? इनर कोन विच इज समटाइम नोन एज मेल कोन. हम इनर कोन को मेल कोन भी कहते हैं, जो कि ट्रांसमिशन शाफ्ट से हमारे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है. द आउटर पार्ट ऑफ द इनर कोन इज लाइंड विद द फ्रिक्शन लाइनिंग विच अलाउज फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द इनर कोन एंड आउटर कोन.
जो फ्रिक्शनल कांटेक्ट होता है वो इनर और आउटर कोन के बीच में होता है. This part of the clutch remains in contact with the outer cone with the help of the pressure spring. When the driver wants to disengage transmission block from the engine, he pushes the clutch pedal, which disengages inner cone to the outer cone, thus disengage engine to transmission box. That means देखिए, जब क्लच का अपन फंक्शन पढ़ रहे थे तो अपन ने देखा था कि अगर क्लच इनिशियली जब हम क्लच पैडल को प्रेस नहीं करते हैं, जब हम क्लच पैडल को प्रेस नहीं करेंगे तो उस कंडीशन पे हमारा जो क्लच होता है वो इंगेजमेंट की कंडीशन में होता है. लेकिन अगर हम क्लच पैडल को प्रेस करते हैं तो हमारी स्प्रिंग जो एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स लगाती है वो क्या करेगी, हमारे मेल कोन को फीमेल कोन से डिसंगेज करेगी. इन केस ऑफ ए कोन क्लच हम बात कर रहे हैं. तो बेसिकली जब हम क्लच पैडल को प्रेस करते हैं तो डिसंगेजमेंट की कंडीशन जनरेट होती है, मतलब वो दोनों एक दूसरे से डिसंगेज हो जाते हैं और हमारा जो ड्राइविंग शाफ्ट है वो ड्रिवन शाफ्ट से डिस्कनेक्ट हो जाता है. तो इस तरीके से पावर ट्रांसमिशन ब्रेक हो जाता है. नाउ प्रेशर स्प्रिंग का क्या रोल होता है? प्रेशर स्प्रिंग्स आर सिंपली कॉल्ड springs are used to make contact between male cone to female cone when the clutch pedal is released. जब हम क्लच पैडल प्रेस नहीं करते हैं, अगर वो फ्री कंडीशन में है तो उस केस में जो प्रेशर स्प्रिंग होती है उनका सिंपल काम होता है कि वो मेल कोन को फीमेल कोन से कनेक्ट रखे. When the driver press the clutch pedal, it compresses this spring which allow to disengage clutch. देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम में, जब ड्राइवर क्लच पैडल को प्रेस करेगा तो ये जो आपकी स्प्रिंग है वो कंप्रेस्ड होगी ये, तो कंप्रेशन की वजह से ये जो आपका मेल कोन है इसको इस डायरेक्शन में खींचेगी. तो जब इसको इस डायरेक्शन में लेगी तो ये आपका फीमेल कोन से डिसंगेज हो जाएगा, मतलब आउटर कोन से डिसंगेज हो जाएगा. अब हम बात करते हैं स्लीव्स की. द पार्ट ऑफ द क्लच ऑन विच द इनर कोन माउंटेड एंड परफॉर्म टू एंड फ्रो मोशन ड्यूरिंग engagement of the clutch is called sleeve. स्लीव सिंपल ये आपका यहाँ पे जहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन करेगा यहाँ पे स्लीव लगी होती है. दिस इज द स्लीव पोर्शन. तो ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा उसको हम बोलते हैं स्लीव. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं कोन क्लच में जिनका फंक्शन डिस्कस किया अपन ने. अब इसका हम डेरिवेशन करते हैं क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है? अल्टीमेटली वी हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिक्शनल टॉर्क. अब देखिए सिंपली ये कैसा है आपका, सिंपली ये कोन क्लच है. कोन के शेप का बनेगा इसमें. अगर मैं इसमें बात करूं यहाँ पे देखिए तो इसको मैं एक्सटेंड करूंगी अगर, तो यहाँ पे एक कोन बनेगा. ठीक है, तो इस कोन को अगर मैं अभी ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, अगर आप इसको वर्टिकली रख दो तो फिर मैं इसको सिंपली अपन देखें जब अपन ने कोनिकल पिवोट बियरिंग का केस डिस्कस किया था, सेम वैसा ही अरेंजमेंट है इसमें भी. क्योंकि कॉन्टेक्ट सरफेस कैसी है, वेज में है, जो आपके फ्रिक्शन लाइनिंग मटेरियल है वो वेज शेप में कनेक्टेड है. तो सेम टू सेम आपका अरेंजमेंट वैसा ही होगा जैसा कि कोनिकल पिवोट बियरिंग के केस में है. अब अगेन हम सिंपलर, अगर आप टॉप व्यू से देखोगे तो मैं एक रिंग सेलेक्ट करूंगी आर रेडियस पे सेंटर पे, जिसकी थिकनेस कितनी होगी, dr है. बट ये रिंग है कैसी, ये रिंग कोनिकल आप चूज कर रहे हो जिसकी थिकनेस dr है, बट जो आपकी स्लैंट एज है दैट इज dl. आप स्लैंट एज को dl मानोगी. तो बेसिकली इसको मैं डायरेक्टली यहाँ अगर प्रोजेक्ट करूंगी तो दिस वर्टिकल, अगर इस पे आप देखो, इस वाले डायग्राम में देखो तो ये जो वर्टिकल डिफरेंस है दोनों रेडियाई के बीच में, R2 एंड R1. पहले देखिए R2 R1 क्या चीज है. देखिए यहाँ पे अगर मैं इस डायग्राम में बात करूं, ये देखिए सेम इसी को अपन ने प्रोजेक्ट किया है. तो ये जो इनर कोन है इसकी जो रेडियस है इसको बोलेंगे हम R2. कौन सी रेडियस, दिस रेडियस. और जो आपकी आउटर कोन है उसकी ये वाली रेडियस इस डिस्टेंस, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा कांटेक्ट हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक हमारा कांटेक्ट हो रहा है. तो हम यहाँ पे R2 लेंगे और इसको लेंगे R1. इनके बीच में ही हम एक एलिमेंट्री रिंग चूज करेंगे. इनके बीच में एक एलिमेंट्री रिंग चूज करेंगे जिसकी थिकनेस है आपकी dr और जो सेंटर से किस डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है. तो देखिए इसी डायग्राम में अब एक चीज और देखिए, ये आपका कोन शेप का है तो यहाँ पे जो लोड लगेगा दैट इज नॉर्मल लोड, दैट इज नॉर्मल लोड. तो यहाँ पर देखिए इसी डायग्राम में
फिर से देखिए यहाँ पे, तो R2 R1 मैंने क्लियर किया आपको क्या है। अब R एक डिस्टेंस है जो मैंने यहाँ कहीं पे ली है, जिसकी थिकनेस कितनी है dr। तो dr जो है that dr इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली, ठीक है। ये dr आपकी ये हाइट है, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसको प्रोजेक्ट करती हूँ तो दिस इज dr। यहाँ पे देखिए नीचे शो किया हुआ है, तो बेसिकली आप ऊपर भी ऐसे ही देखिए, ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, दोनों रेडियाई के, दिस इज dr। ओके, दिस इज dr। और ये जो स्लेंट लेंथ है उसको हम बोलेंगे dl, उसको हम बोलेंगे dl। और टोटल जो विड्थ ऑफ द कॉन्टेक्ट सरफेस है उसको हम स्मॉल b से डिनोट करेंगे। अल्फा, अब वर्टेक्स एंगल, टोटल वर्टेक्स एंगल इज 2 अल्फा। जैसा कि मैंने आपको पिवोट बियरिंग के केस में भी एक्सप्लेन किया था कि ये आपका टोटल वर्टेक्स एंगल है। अगर ये सेमी वर्टेक्स एंगल होगा तो सेमी वर्टेक्स एंगल और सेमी एंगल ऑफ द कोन इज इक्वल टू अल्फा। तो नॉर्मल नोटेशन हमने क्या यूज किया है, Pn इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर with which the conical friction surface are held together। R1 and R2 आपकी outer and inner radius of the friction surfaces है। R is the mean radius, that means R1 plus R2 by R। अल्फा सेमी एंगल ऑफ द कोन है, या हम इसको फेस एंगल ऑफ द कोन भी बोल सकते हैं। और म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द कॉन्टेक्ट सर्फेसेस, और बी टोटल विड्थ ऑफ द कॉन्टेक्ट सर्फेस है। अब देखिए, अगेन हमने क्या किया है, एक एलिमेंट्री रिंग चूज की है। तो एलिमेंट्री रिंग की जो रेडियस है वो r है और थिकनेस आपकी dr है। तो dl क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ द रिंग ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस। उस रिंग की वो लेंथ जो फ्रिक्शन सरफेस में है वो dl से शो कर रहे हैं। तो ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी है, dl इज इक्वल टू dr cosec अल्फा कैसे आएगा, अपन ने पिवोट बियरिंग के केस में ये चीज डिस्कस की है। सिमिलरली एरिया ऑफ द रिंग कितना हो जाएगा, 2 पाई r इंटू dl। यहाँ पे मुझे को इसका एरिया चाहिए, तो एरिया क्या होगा, 2 पाई r। ये वेज नहीं है क्योंकि जो आपकी लेंथ है वो बहुत स्मॉल है, dl इज वेरी स्मॉल लेंथ, तो इसको हम वेज के एरिया से नहीं कैलकुलेट करेंगे। दिस लुक्स लाइक ए रिंग, उस थिकनेस इज नियर अबाउट dl। तो 2 पाई r dl, तो 2 पाई r dr cosec अल्फा, dl की जगह हम पुट कर सकते हैं dr cosec अल्फा। तो this is the area of the elementary ring। Again, we have to consider two assumptions. First is the uniform pressure theory and second is the uniform wear theory। तो uniform pressure theory के केस में क्या होगा, pressure uniform होगा। wear theory के केस में होगा PR should be constant। That means pressure is inversely proportional to R। अब यहाँ पे देखिए, नॉर्मल लोड कितना एक्ट हो रहा है, नॉर्मल लोड इज इक्वल टू होगा नॉर्मल प्रेशर इनटू एरिया ऑफ द रिंग, क्योंकि लोड अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। तो यहाँ हम नॉर्मल प्रेशर की बात कर रहे हैं पहले, ठीक है। अब हमें एक्शियल लोड निकालना है, तो एक्शियल लोड देखिए इस डायग्राम में आपको क्लियर होगा। एक्शियल लोड क्या है आपका, ये तो आपका है, ये है एक्शियल लोड W, बट दिस इज द नॉर्मल लोड। तो हम इसका कंपोनेंट निकालेंगे, नॉर्मल लोड का कंपोनेंट निकालेंगे। तो नॉर्मल लोड का कंपोनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, दैट इज Wn sin alpha will be the normal load of the axial component of the normal load। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगी, जो कि किस डायरेक्शन में लगेगा, एक्शियल डायरेक्शन में लगेगा। तो डेल्टा Wn sin अल्फा, यहाँ पे डेल्टा Wn की वैल्यू कितनी है, Pn 2 पाई r dr cosec अल्फा, ये पुट कर दीजिए आप यहाँ पे, sin अल्फा cosec अल्फा कैंसिल आउट, 2 पाई Pn r dr। तो दिस इज द डेल्टा W। अगेन हमको क्योंकि क्या चाहिए, टोटल एक्शियल लोड चाहिए। टोटल एक्शियल लोड के केस में दिस इज द लोड ऑन द एलिमेंट्री रिंग, लेकिन वी हैव टू फाइंड आउट द लोड ऑन द टोटल कॉन्टेक्ट सरफेस। तो टोटल कॉन्टेक्ट सरफेस आपकी कहां से कहां तक वेरी कर रही है, R2 टू R1। तो R2 टू R1 वेरी कर रही है, तो हम इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगाएंगे R2 टू R1। तो हमारे पास ये आ जाएगा टोटल एक्शियल लोड। अब Pn की वैल्यू आपको पता है, Pn की वैल्यू आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो Pn की वैल्यू जब आप पुट कर दोगे तो Pn इज इक्वल टू होगा पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया हमें यहाँ पे पुट करना है, ये एक चीज याद रखना हमेशा। तो अब अगर आपका Fr इज इक्वल टू क्या होगा, Fr मतलब हम बात कर रहे हैं अभी जो आपकी एलिमेंट्री रिंग है उसमें फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा म्यू डेल्टा Wn, क्योंकि कॉन्टेक्ट सरफेस आपका जो है वो आपका नॉर्मल लोड अभी लग रहा है वहां पे।
ठीक है, तो 2 पाई आर डी आर, तो यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। अब फ्रिक्शनल टॉर्क निकालना है, तो दिस इज इक्वल टू एफ आर इंटू आर, तो म्यू पी एन 2 पाई आर डी आर कॉसेक अल्फा इंटू आर। अगेन पी एन की वैल्यू हम पुट कर देंगे और इस होल एक्सप्रेशन को R2 टू R1 इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी, विच इज इक्वल टू द 2 पाई म्यू पी एन cosec alpha into R1 cube minus R2 cube by 3. This is the expression of torque for the frictional torque expression for the cone clutch. Putting the value of, by putting the value of Pn की वैल्यू हमें पता है कितनी है, W by pi R1 square minus R2 square. तो 2 pi mu into capital W by pi R1 square minus R2 square. cosec अल्फा R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब बाई 3. तो अगेन जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा वो 2 बाई 3 म्यू डब्ल्यू आर कैपिटल आर cosec अल्फा हम इसको लिख सकते हैं, वेयर R इज इक्वल टू होगा R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब बाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर. तो ये आपका एक्सप्रेशन होगा फ्रिक्शनल टॉर्क का जब हमने यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी अप्लाई की है. सेकंड केस है आपका जब हम यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी अप्लाई करेंगे. यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी के केस में हमारा क्या कंडीशन होती है, P dot R should be constant and P is equal to C by R. तो P R जो है that is the normal intensity of pressure at a distance R. तो यहाँ से मैं डेल्टा डब्ल्यू एन, अब पी आर यहाँ पहले अपन पी एन यूज कर रहे थे, यहाँ पे पी आर पुट कर दिया अपन ने, तो पी आर इंटू 2 पाई आर डी आर कॉसेक अल्फा. यहाँ से डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस एक्सप्रेशन में फाइंड आउट किया है, डेल्टा डब्ल्यू एन इंटू साइन अल्फा, डेल्टा डब्ल्यू एन की वैल्यू निकाल चुके हैं, पी आर 2 पाई आर डी आर कॉसेक अल्फा. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा एक्सियल लोड के लिए 2 पाई सी डी आर. अगेन हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द टोटल टॉर्क and we have to find the total axial load. So capital W is equal to integrate R2 to R1 2 pi C dr. 2 pi C is we can take this term as it is and we have to integrate dr in between the limit R2 to R1. So W is equal to 2 pi C R1 minus R2. यहाँ से C की वैल्यू निकालेंगे, C इज इक्वल टू कैपिटल W बाई 2 पाई R1 माइनस R2. तो फ्रिक्शनल टॉर्क कितना होगा, म्यू इंटू डेल्टा डब्ल्यू एन. अगेन डेल्टा डब्ल्यू एन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इस एक्सप्रेशन से ये पुट कर देंगे हम. तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा फ्रिक्शनल टॉर्क का एक्सप्रेशन, दिस इज फ्रिक्शनल टॉर्क एंड दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स. सो पुट द वैल्यू ऑफ पी आर विच इज C बाय R 2 पाई R स्क्वायर डी आर कॉसेक अल्फा, दिस R स्क्वायर. So final expression 2 pi mu C cosec alpha into R dr. Put the value of C because C is a constant. We can take 2 pi mu C cosec alpha as a constant and R dr, integration of R with respect to dr is R square by 2. So by putting the limits R2 to R1 we will get 2 pi mu C cosec alpha R1 square minus R2 square by 2. So by putting the value of C, we will get 2 pi mu as it is. C is equal to W by 2 pi R1 minus R2. हमने पहले कैलकुलेट किया है, देखिए यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था C की वैल्यू, यही C की वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर रहे हैं और cosec अल्फा और ये टर्म एज इट इज. तो यहाँ से एक R1 माइनस R2, R1 स्क्वायर A स्क्वायर माइनस B, A माइनस B इंटू A प्लस B. तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे R1 माइनस R2 इंटू R1 प्लस R2, तो R1 माइनस R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल बचेगा R1 प्लस R2. तो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा म्यू W cosec अल्फा R1 प्लस R2 बाई 2. दैट मीन्स म्यू W R cosec अल्फा, दैट मीन्स R इज इक्वल टू होगा R1 प्लस R2 बाई 2 विच इज द मीन रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस. This is the expression of torque in case of a uniform wear theory for the cone clutch. This is the normal resolution of the normal load. यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, Pn की वैल्यू आपको यहाँ पर देखिए, जो आपका R है
that is mean radius of the friction surface. Normal force acting on the friction surface Wn is equal to W sin alpha. Therefore the equation fourth may be written as, equation fourth कौन है? This expression. तो this expression may be written as, इसको अगर मैं Wn के टर्म में लिखूं, मतलब नॉर्मल लोड के टर्म में लिखूं, तो देखिए म्यू Wn R, ये हो जाएगा मेरा टोटल टॉर्क. अब द फोर्सेज ऑन द फ्रिक्शनल सरफेस फॉर स्टेडी ऑपरेशन, जब आपका स्टेडी ऑपरेशन है क्लच, आफ्टर द क्लच इज इंगेज, जब आपका क्लच इंगेज्ड पोजीशन में है, तो देखिए इंगेज पोजीशन में है तो यहाँ पे आपका नॉर्मल लोड लगेगा. ये this is alpha, sorry, this is W which is acting in the axial direction, this is R2, this is R1. तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? म्यू R N इस डायरेक्शन में for steady operation of the clutch. During engagement of the clutch क्या होगा? Wn sin alpha which is equal to W. This component is mu Wn cos alpha and this is mu Wn. जब आपका इंगेजमेंट ऑफ द क्लच हो रहा है, ये स्टेडी ऑपरेशन की कंडीशन है, और जब आपका इंगेजमेंट हो रहा है उस टाइम पे Wn के दो कंपोनेंट होंगे. फर्स्ट कंपोनेंट इज Wn sin alpha which is in the, इसको अगर मैं एक्सटेंड करूंगी देखिए तो इसके दो कंपोनेंट, अगर इसको रिजॉल्व करिए आप तो इसके दो कंपोनेंट हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन. तो यही चीज यहाँ पे की है, अपन ने इसको रिजॉल्व किया है. अब देखिए मुझे अगर ये टोटल विड्थ ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस अगर ये पूछा जाता है तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? R1 माइनस R2 इज द B साइन अल्फा. इस एक्सप्रेशन से देखिए दिस इज B, दिस इज R2 R1 एंड दिस इज R2. तो दिस इज R2. अगर मैं इस छोटी सी वर्टिकल लेंथ की बात करूं, छोटी सी, तो ये आ जाएगा आपका सॉरी, अगर ये आपका अल्फा फॉर्म कर रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो देखिए R2 माइनस R1, मतलब ये वाली जो है ये लेंथ, और ये कितनी है आपकी? दिस इज B. इसको मैं इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकती हूँ. तो इसको देखिए अगर मैं इसको करूँ तो यहाँ पे ये B कैसे आएगा? देखिए ये B, दिस B इज इक्वल टू R1 माइनस R2 इंटू साइन अल्फा. मैं इसको पुट कर सकती हूँ, सॉरी, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू B साइन अल्फा विद दिस डायग्राम. अब यहाँ पर कैपिटल R की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं R1 प्लस R2 बाई 2. सो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2R हो जाएगा. अब Pn इज इक्वल टू देखिए कितना है? W बाई पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर. तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर दैट मीन्स A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को हम पुट कर सकते हैं, A प्लस B, A माइनस B. अब A प्लस B की जगह हम लिख सकते हैं 2R और A माइनस B की जगह हम लिख सकते हैं B साइन अल्फा. तो Pn इज इक्वल टू हो जाएगा W 2 पाई R B साइन अल्फा. सो कैपिटल W इज इक्वल टू Pn 2 पाई R B साइन अल्फा विच इज इक्वल टू Wn साइन अल्फा. तो यहां से Wn साइन अल्फा हमारा कितना है? Pn इंटू 2 पाई R B. यहां से हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा. तो टॉर्क इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे W की जगह Wn साइन अल्फा पुट कर दें अपन, और Wn की वैल्यू कितनी है? Pn 2 पाई R B. तो हमारा एक्सप्रेशन में टर्म आ जाएगा, फाइनली टॉर्क का जो एक्सप्रेशन है वो हमारा आ जाएगा 2 पाई म्यू इंटू Pn इंटू R स्क्वायर इंटू B. ये हमने कहाँ पे पुट किया है? ये जो हमारा टॉर्क का एक्सप्रेशन आया था यहाँ पर, यहाँ पे हमने पुट कर दिया है Wn की वैल्यू. W की जगह हमने क्या पुट किया? Wn साइन अल्फा यहाँ पे, तो म्यू Wn R. अब Wn की वैल्यू कितनी है? Wn की वैल्यू आ गई मेरी यहाँ से Pn 2 पाई R B. तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया है इस एक्सप्रेशन में. तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क in terms of the total width of the total contact surface and the mean radius and in the terms of the normal pressure. Now a conical, the first numerical is a conical friction clutch is used to transmit 90 kilowatt at 1500 rpm. The semi-cone angle is 20 degree and the coefficient of friction is 0.2. If the mean diameter of the bearing surface is 375 mm and the intensity of normal pressure is not to exceed
0.25 Newton per mm square. Find the dimension of the conical bearing surface and the axial load required. यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें गिवन है देखिए, सबसे पहले हमें पावर दी हुई है विच इज 90 किलोवाट। तो यहाँ पे हम P लिख लेंगे, P इज इक्वल टू 90 किलोवाट 90 इंटू 10⁻³ वाट। स्पीड दी हुई है 1500 आरपीएम, n की वैल्यू गिवन है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn/60 से हम ओमेगा निकाल लेंगे। सेमी कोन एंगल गिवन है, नॉट 2 अल्फा, इट्स अल्फा, सो पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 20 डिग्री। कोफिशिएंट म्यू की वैल्यू दी है 0.2। मीन डायमीटर ऑफ द बेयरिंग सरफेस इज 375 mm। मीन डायमीटर ऑफ द बेयरिंग दिया है, दैट मीन्स हमें d की वैल्यू दी है, हमें r कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स r। तो यहाँ हमें इंटरनल एक्सटर्नल की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम पुट r की वैल्यू 187.5 है जो हमारे पास। pn की वैल्यू कितनी है 0.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, पूरा जो हमारा कॉन्टेक्ट सरफेस है, बेयरिंग कॉन्टेक्ट सरफेस, उसका डायमेंशंस कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियाई ऑफ द बेयरिंग सरफेस, विड्थ ऑफ द बेयरिंग सरफेस और टोटल टॉर्क ट्रांसमिटेड, दैट मीन्स कैपिटल T। तो यहाँ से P इज इक्वल टू होता है T ओमेगा। T की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ से T की वैल्यू डायरेक्टली पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा आ जाएगा टॉर्क 577 इंटू 10⁻³ न्यूटन इंटू mm। अब हमें देखिए, क्योंकि हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है डायमेंशंस। अब अभी लास्ट में मैंने आपको एक्सप्रेशन ये फॉर्मूला डिराइव करके दिया, 2π म्यू Pn r स्क्वायर इंटू b। तो इस फॉर्मूले को हम पुट करेंगे, इस फॉर्मूले को हम नेक्स्ट पुट करेंगे टोटल टॉर्क के लिए। तो ये देखिए T इज इक्वल टू 2π म्यू Pn r स्क्वायर इंटू b। यहाँ पे हमें सारे पैरामीटर पता है एक्सेप्ट b के, तो हम यहाँ से b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे विच इज इक्वल टू 52.2 mm। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द r1 एंड r2। R1 R2 में एक्सप्रेशन भी हमने डिराइव किया था, R1 माइनस R2 इज B साइन अल्फा एंड R1 प्लस R2 इज 2R। तो हम यहाँ से दो एक्सप्रेशन, दो अननोन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ द कॉन्टेक्ट सरफेस। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन आ जाएंगे, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2R। R की वैल्यू हमें पता है, हम पुट कर देंगे तो हमें 375 mm एक एक्सप्रेशन मिल गया। दूसरा R1 माइनस R2 इज B साइन अल्फा, B हमने अभी कैलकुलेट कर दिया है, साइन अल्फा की वैल्यू हमें पता है, तो हमें दो इक्वेशन, दो अननोन, इनको सॉल्व करने से हमें R1 और R2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, मतलब हमें डायमेंशंस पता हो गए कॉन्टेक्ट सरफेस के। अब हमें फाइंड आउट करना है एक्सियल लोड रिक्वायर्ड। एक्सियल लोड रिक्वायर्ड के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्सियल लोड का फॉर्मूला देखिए क्या है, जो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के केस में हमने निकाला था। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एक्सियल लोड, 2πc r1 माइनस r2। अब मुझे ये c नहीं पता है कि c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू हम पता करेंगे। तो c देखिए यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी हुई है, c की वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, हमें ये तो पता होना चाहिए कि कहाँ, किस प्रेशर पे, किस रेडियस पे है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल प्रेशर इज नॉट टू एक्सीड 0.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और मैंने आपको बता रखा है कि जो आपकी प्रेशर की इंटेंसिटी है, वो प्रेशर की इंटेंसिटी इनर पे सबसे ज्यादा होगी, आउटर पे सबसे कम होगी। तो इनर रेडियस आपकी अभी आ गई है, अपन ने कैलकुलेट कर ली है। यहाँ पे इनर रेडियस की वैल्यू कितनी है आपकी 178.5 mm। तो यहाँ पे आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर हुआ है वो मैक्सिमम है, जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है। तो यहाँ से हम Pn की वैल्यू 0.25 पुट करेंगे, R2 की वैल्यू 178.5 पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारा C आ जाएगा। जब हमारा C आ जाएगा तो हम एक्सप्रेशन में पुट करके एक्सियल लोड निकाल लेंगे। तो दिस इज द फाइनल न्यूमेरिकल which is with the help of which we can calculate the every dimension of the contact surface, and we can also calculate the value of axial load. Thank you.